द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यह चैप्टर क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है और इस चैप्टर को मैंने एनिमेटेड वीडियो लेक्चर के थ्रू बहुत ही कम समय में कंप्लीट करने की कोशिश की है और एट द एंड आपको इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाने वाले हैं। तो पूरी वीडियो देखने के बाद आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। इसलिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। डॉन ऑफ सेंचुरी नाम की ये पेंटिंग इकी पॉल द्वारा पब्लिश की गई थी। इस पेंटिंग में एक एंजल ऑफ प्रोग्रेस को दिखाया गया है जिसके एक हाथ में न्यू सेंचुरी का झंडा है। चित्रकार ने ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि जो नई सेंचुरी आने वाली है उसमें सारी चीजें मैकेनाइज्ड हो जाएंगी। इसकी दूसरी पेंटिंग भी कुछ ऐसी ही है। दरअसल इसके दो हिस्से हैं। अपर साइड आपको ईस्टर्न वर्ल्ड को दिखाया गया है जो कि अभी भी पुराने जादू का यूज करके नए नए महल और बिल्डिंग्स बना रहा है, और वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड है जिसमें मैकेनिक मशीनरी का यूज करके बहुत बड़ी बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ये सारी चीजें बना रहा है। इन सारी चीजों को देखने के बाद आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन ने सारी चीजें बदल के रख दी थी या फिर ये लोगों के लिए बुरा साबित हुआ। तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। यह वह समय था जब फैक्ट्रीज नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन किया जाता था और यह मास प्रोडक्शन शहरों में नहीं गाँव में होता था, यानी कि कंट्री साइड में। पीजेंट्स, आर्टिसन इन सारी चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए अपने फैमिली फार्म में काम किया करते थे। पर क्या टाउन में प्रोडक्शन नहीं हो रहा था? दरअसल टाउन में प्रोडक्शन किया जा रहा था, पर बहुत सारे मर्चेंट्स कंट्री साइड की ओर मूव करने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय यूरोप में गिल्ड हुआ करते थे, यानी कि मर्चेंट्स के ग्रुप हुआ करते थे जिनके पास मोनोपोली राइट्स थे। उस समय के किंग इन मर्चेंट्स ग्रुप को कुछ ऐसे विशेष अधिकार दे दिया करते थे जिससे वे प्रोडक्शन को कंट्रोल कर पाते थे और साथ ही नए मर्चेंट्स को कंपटीशन में भी आने का मौका नहीं देते थे। इन सारी चीजों की वजह से स्मॉल मर्चेंट्स कंट्री साइड की ओर मूव करने लगे। उस समय पीजेंट्स की भी स्थिति खराब थी, लेकिन जब मर्चेंट्स ने इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने और एडवांस देने का ऑफर दिया तो पीजेंट्स मना नहीं कर पाए। इसके बाद पीजेंट्स टाइमली गुड्स को फैमिली फार्म में प्रोड्यूस करके मर्चेंट्स को दे दिया करते थे और मर्चेंट्स इन गुड्स को लंदन में फिनिश कराकर इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया करते थे। और इस पीरियड को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 में फैक्ट्री आई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसके नंबर्स भी बढ़ने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि 18वीं सेंचुरी में बहुत सारे इन्वेंशंस हुए जिससे मैन्युफैक्चरिंग की हर स्टेप को बहुत जल्दी और एफिशिएंट वे में किया जाने लगा। नई टेक्नोलॉजी आने के कारण स्ट्रॉन्ग थ्रेड और यार्न भी प्रोड्यूस किए जाने लगे और इसी समय रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल का भी इन्वेंशन कर दिया, जिससे प्रोडक्शन की सारी प्रोसेस एक ही छत के नीचे होने लगी। अब सारे वर्कर्स एक ही जगह पर आकर प्रोडक्शन करने लगे और उनको सुपरवाइज करने के लिए एक सुपरवाइजर भी रखा जाने लगा, जिससे गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव हुई और उस प्लेस को फैक्ट्री के नाम से जाना जाने लगा। पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। इसमें हम देखने वाले हैं कि जब शुरुआत में फैक्ट्रीज आई थी तो क्या सारी चीजें इंडस्ट्रीज में ही बनना शुरू हो गई थी या फिर कुछ काम अभी भी हाउस होल्ड में होता था। इंग्लैंड में सबसे पहले कॉटन की इंडस्ट्री लगाई गई थी, जिसकी वजह से 1840 तक इंग्लैंड की इकोनॉमी का ये सबसे बड़ा सेक्टर था। लेकिन 1840 के बाद मेटल की डिमांड बढ़ने लगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही इम्प्रूव होने लगा था, जिसकी वजह से मेटल इंडस्ट्री इंग्लैंड की इकोनॉमी का लीडिंग सेक्टर बन गया। इतना प्रोडक्शन होने के बाद भी 19वीं सेंचुरी के एंड तक सिर्फ 20% से भी कम वर्कफोर्स ही इंडस्ट्रीज में काम करती थी। इससे हमें पता चलता है कि प्रोडक्शन अभी भी हाउस होल्ड में हो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हाउस होल्ड छोटे छोटे इन्वेंशंस का यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ाते जा रहे थे। इससे हमें ये पता चलता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज आया तो, पर इसकी स्पीड बहुत ही स्लो थी। इसको आप स्टीम इंजन के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। स्टीम इंजन जिसको न्यू कॉमन ने प्रोड्यूस किया था, पर जेम्स वाट द्वारा इसको पेटेंट करा लिया गया, लेकिन जब इसको बेचने की कोशिश की गई तो कोई भी इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं था। इस कारण इंग्लैंड में 831 स्टीम इंजन ही बिक पाए। हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। अगर आपको हैंड लेबर और स्टीम पावर में किसी एक चीज को चूज करने का मौका मिले तो आप क्या चूज करोगे? ऑफ कोर्स स्टीम पावर को। पर क्या इंडस्ट्रीज ने भी स्टीम पावर को ही चूज किया, यही जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा, तो जाकर उसको भी देख लेना। और साथ ही इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस समय की जब ब्रिटेन में विक्टोरिया का शासन चलता था। उस समय ब्रिटेन की पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण वहाँ लेबर की शॉर्टेज नहीं थी, जिस वजह से इंडस्ट्रीज लेबर को लो वेजेस में भी हायर कर लेते थे। लेकिन वही मशीन जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी उन्हें कोई भी हायर करना पसंद नहीं करता था। कुछ ऐसी भी इंडस्ट्रीज थी जिनकी डिमांड सीजनल थी। फॉर एग्जाम्पल दिवाली के समय पटाखे की इंडस्ट्रीज में ज्यादा प्रोडक्शन होता है, बाकी समय पटाखे की इंडस्ट्रीज में इतना प्रोडक्शन नहीं होता, जिस वजह से इस इंडस्ट्री में मशीन को खरीदने का अच्छा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि इतनी महंगी मशीन का पूरे साल भर इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक कारण यह भी था कि जो मशीन थे वो सेम गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, मतलब वे सेम प्रोडक्ट में ज्यादा वेरिएशन नहीं ला सकते थे। लेकिन वही लेबर सेम प्रोडक्ट में बहुत सारे वेरिएशन ला सकता था और इस वजह से हैंडमेड गुड्स को अपर क्लास वाले लोगों ने भी प्रेफर किया। पर वहीं अमेरिका जैसी कंट्रीज में जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम थी, वहाँ मशीन वरदान की तरह ही साबित हुई। लाइफ ऑफ वर्कर्स का नंबर ज्यादा होने के कारण उनकी हालत भी बहुत खराब थी। लोग काम की तलाश में सिटी आते तो थे, पर काम सिर्फ उनको मिल पाता
आता था जिनके अच्छे सोशल कनेक्शंस थे, पर दूसरे वर्कर्स जो लंबे समय तक काम की तलाश करते रहते थे उनको बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में रहना पड़ता था। वर्कर्स की सैलरी बहुत कम थी, जिस वजह से 19वीं सेंचुरी में उनकी सैलरी इंक्रीज करने की कोशिश की गई, पर उससे दोगुनी स्पीड में वहाँ की महंगाई भी बढ़ने लगी। लेकिन उसके बाद मिड 19वीं सेंचुरी के आसपास टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए और नई नई मशीन आने लगी, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट 35 से 75% तक बढ़ गया, क्योंकि एक मशीन 5 से 10 लोगों का काम अकेले कर लेती थी, जिस वजह से लेबर्स ने टेक्नोलॉजी को अपोज करना शुरू कर दिया। लेकिन 1840s के आसपास सिटी में बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इम्प्रूव होने लगा, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने की एक राह लोगों के सामने आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटेन ने जिन जिन कंट्रीज को कॉलोनाइज किया था उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस कैसी थी, और ऑफ कोर्स इसमें हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही चीजों को समझने वाले हैं और बेसिकली हम इंडियन टेक्सटाइल को ध्यान में रखकर चीजों को पढ़ेंगे। मशीन्स आने के पहले इंडिया के कॉटन क्लॉथ की फाइन क्वालिटी के कारण इसकी पूरी वर्ल्ड में भारी डिमांड थी। इसके लिए सूरत से वेस्टर्न वर्ल्ड को और हुगली से साउथ ईस्ट वर्ल्ड को चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती थी, और इस पूरे नेटवर्क में इंडियन मर्चेंट्स का ही सबसे बड़ा रोल था। मर्चेंट्स इंडिया के अंदर ही वीवर्स को कपड़ा बुनने के लिए एडवांस देते थे और उनसे कपड़े को लेकर बंदरगाह में जाकर ट्रेड कर देते थे। लेकिन 1750 के बाद ये नेटवर्क ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ यूरोपियन कंपनीज। ब्रिटिश कंपनी ने लोकल नवाबों से परमिशन लेकर इंडिया में ट्रेड करना शुरू कर दिया था, और अब यूरोपियंस मुंबई और कोलकाता जैसे पोर्ट से इंडियन टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से सूरत और हुगली जैसे पोर्ट डिक्लाइन होते चले गए। व्हाट हैपेंड टू वीवर्स? जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पॉलिटिकल पावर नहीं थी, तब इंडियन गुड्स की ज्यादा डिमांड होने के कारण और ब्रिटेन में कॉटन इंडस्ट्रीज न होने के कारण इंडियन टेक्सटाइल को खरीदने के लिए कंपटीशन होता था, जिस वजह से वीवर्स को कपड़े के अच्छे दाम मिल जाते थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर गेन की, तब ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे कंपनीज को ट्रेड करने नहीं देती थी, जिस वजह से उन्होंने वीवर्स के प्राइस को भी कंट्रोल कर लिया। पर ये एग्जैक्ट सिस्टम काम कैसे करता था? ब्रिटिश कंपनी ने वीवर्स के ऊपर गुमास्तास के थ्रू कंट्रोल स्टैब्लिश किया था। गुमास्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही अपॉइंट किया गया एक ऐसा ऑफिसर होता था जो वीवर्स को एडवांस देकर मैन्युफैक्चर गुड्स को कलेक्ट किया करता था और उसे एग्जामिन करके ब्रिटिश कंपनी को दे दिया करता था। पर गुमास्ता से एडवांस ले लेने के कारण वीवर्स को फुल टाइम काम करना पड़ता था और कभी कभी सप्लाई न मिलने के कारण गुमास्ता उनको पनिश भी किया करता था। मैनचेस्टर कम टू इंडिया। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि ब्रिटेन से अब सामान भारत में आना शुरू हो जाता है, जिस कारण इंडियन एक्सपोर्ट जो कि 1811 से 1812 के बीच 33% था, वह 1850 से 51 के बीच घटकर 3% हो जाता है। पर ऐसा क्यों? जैसे जैसे समय बीता ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी, जिस वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट ने ब्रिटेन की गवर्नमेंट से डिमांड की कि इंडियन क्लॉथ का इम्पोर्ट बंद कर दिया जाए और उन्हें इंडिया में गुड बेचने के लिए परमिशन दे दी जाए। और ऐसा ही हुआ, ब्रिटिश कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन मिल गई। इस वजह से 19वीं सेंचुरी में ब्रिटेन का एक्सपोर्ट बढ़ने लगा और इंडियन एक्सपोर्ट डिक्लाइन होता चला गया, जिसके कारण इंडियन वीवर्स को दो समस्याएं हुई। उनका एक्सपोर्ट मार्केट तो कोलैप्स हो ही गया था, साथ ही साथ लोकल मार्केट में भी वह सामान नहीं बेच पा रहे थे बिकॉज ऑफ मैनचेस्टर क्लॉथ। और यही नहीं, रॉ कॉटन की भी ब्रिटेन में ज्यादा डिमांड होने के कारण इंडिया से रॉ कॉटन ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाने लगा था, जिस वजह से इंडिया में वीवर्स के पास रॉ कॉटन की शॉर्टेज हो गई। फैक्ट्रीज कम अप। तो ये बात है 19वीं सेंचुरी की, जब इंडिया में बहुत सी फैक्ट्रीज लगना शुरू हो गई थी। जैसे कि 1854 में सबसे पहला कॉटन मिल बॉम्बे में स्टैब्लिश किया गया था, और फिर उसके एक साल बाद यानी कि 1855 में बंगाल में भी सबसे पहला जूट मिल लग गया, और ऐसा ही सिलसिला चलता गया और 1874 में पहला स्पिनिंग और वीविंग मिल मद्रास में स्टैब्लिश कर दिया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इन सारी इंडस्ट्रीज को लगा कौन रहा था? तो इसका सिंपल सा आंसर है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। इंडियन बिजनेसमैन की ट्रेड की हिस्ट्री चाइना और इंडिया के साथ ट्रेड से लिंक थी, क्योंकि लेट 18वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर्स इंडिया में अफीम उगाकर उसे चाइना के साथ ट्रेड कर देते थे और चाइना से ये लोग चाय लेकर इंग्लैंड को बेच देते थे। और इस पूरी प्रोसेस में इंडियन बिजनेसमैन का सबसे बड़ा रोल था। वही इनको फाइनेंस प्रोवाइड करते थे और साथ ही वह शिपिंग का बिजनेस भी संभालते थे। इन सारी चीजों के जरिए उन्होंने पैसा तो कमाया ही कमाया, साथ ही उन्होंने बहुत सारा नॉलेज भी गेन किया कि बिजनेस कैसे किया जाता है, और अपनी खुद की इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर दिया। जैसे कि बंगाल में द्वारका नाथ टैगोर ने लगभग 6 कंपनी स्टैब्लिश की, और यही नहीं, मुंबई में भी दिनसॉ पेट्टी और जमशेदजी टाटा ने अपनी कंपनी स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। यही सिलसिला आगे भी चलता गया और हुकुमचंद ने कोलकाता में अपनी सबसे पहली जूट मिल स्टैब्लिश कर दी। पर ये फैक्ट्रीज धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी, क्योंकि कॉलोनियल पावर ने मैन्युफैक्चर गुड के ट्रेड को इंडियंस के लिए बैन कर दिया था, और व्हीट, अफीम, इंडिगो यह सारी चीजें एक्सपोर्ट करवाते थे ताकि ब्रिटेन की जरूरतों को पूरा किया जा सके। और धीरे धीरे उन्होंने इंडियंस को शिपिंग बिजनेस से भी हटा दिया, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले ब्रिटिशर्स इंडियन इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने लगे थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं वर्कर्स के बारे में। फैक्ट्रीज जिनको रन करने के लिए वर्कर्स की जरूरत होती थी, जिनका नंबर इंडियन इंडस्ट्रीज में 1901 से 1946 तक बहुत बढ़ गया था। पर यह इंक्रीज हुआ कैसे?
दरअसल नेबरिंग सिटी, विलेज या डिस्ट्रिक्ट से ही बहुत सारे वर्कर्स जॉब की तलाश में यहाँ आ जाया करते थे, पर जॉब उन्हीं को मिलती थी जिनके अच्छे सोशल कनेक्शन हुआ करते थे। इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट एक जॉबर को एम्प्लॉय करता था जो कि ओल्ड और ट्रस्टेड वर्कर होता था। इसका काम था वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देना। इसके लिए वह वर्कर्स को सेटल होने में भी मदद करता था और इसके बदले जॉबर्स कभी कभी उनसे गिफ्ट की डिमांड भी कर लिया करता था। तो दोस्तों आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे इतनी ज्यादा मुसीबतों के बाद भी इंडियन इंडस्ट्री ग्रो हुई। तो दोस्तों हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ के टोटल 4 फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। इंडिया में जिस भी चीज की प्रोडक्शन होती थी उनको यूरोपियंस मैनेजिंग इंडस्ट्री ही कंट्रोल करती थी, इसलिए वह उन्हीं चीजों को प्रोडक्शन कराती थी जिनकी उन्हें जरूरत थी। फॉर एग्जांपल इंडिया में टी और कॉफी की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होने के कारण इसे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कराया जाता था और इसे यूरोपियन मार्केट में बेच दिया जाता था। अब बात आती है सेकेंड फीचर की, जो की है कॉम्पिटिशन अवॉइडेड। तो ये बात है 19th सेंचुरी की, जब इंडियन बिजनेसमैन सिर्फ उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन करते थे जो कि ब्रिटिश इंपोर्ट का पार्ट नहीं थे, जैसे कि यार्न जो कि इंडिया में प्रोड्यूस और कंज्यूम दोनों किया जाता था और साथ ही इसे चाइना में एक्सपोर्ट भी कर दिया जाता था। इसलिए इंडियन बिजनेसमैन ने यार्न का प्रोडक्शन करने के बारे में सोचा। तो अब बात करते हैं थर्ड फीचर की, जो की है शिफ्ट फ्रॉम यार्न टू क्लॉथ। 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इंडिया में कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिसकी वजह से इंडिया में यार्न का प्रोडक्शन लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन इसके साथ साथ क्लॉथ का प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा था क्योंकि गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण इंडियन मेड क्लॉथ की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। अब बात करते हैं फोर्थ फीचर की, जो की है एक्सपेंशन ऑफ हैंडलूम। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण 20th सेंचुरी में लोग हैंडलूम का यूज करना शुरू करने लगे थे, जिस वजह से 1900 से लेकर 1940 तक इंडिया में प्रोडक्शन 3 टाइम्स तक बढ़ गया। उस वक्त इंडिया में 2 प्रकार के कॉटन वीवर हुआ करते थे। एक ऐसे वीवर थे जो कोरस क्वालिटी का गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे, जिनको सिर्फ पुअर लोग खरीदते थे और उनकी डिमांड हमेशा स्टेबल नहीं रहती थी। वहीं दूसरी तरफ ऐसे वीवर भी थे जो कि फाइन क्वालिटी का गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे, जिस वजह से उन क्लॉथ को अमीर लोग ही खरीदते थे और उनकी डिमांड हमेशा स्टेबल रहती थी क्योंकि अमीर लोगों की इनकम भी हमेशा स्टेबल थी। लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन करना ही सफिशिएंट नहीं था, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद बेचना भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। इसके लिए उन्होंने बहुत से स्टेप अपनाए, जैसे कि उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना भी शुरू कर दिया था। मेड इन मैनचेस्टर नामक लेबलिंग का भी यूज कर रहे थे, जिससे उनके गुड्स की क्वालिटी का अंदाजा बायर्स को हो जाता था। उन्होंने न्यूज़पेपर के सिवाय कैलेंडर्स में भी एडवर्टाइजमेंट लगाना शुरू कर दिया क्योंकि कैलेंडर्स पुअर से पुअर लोग भी यूज करते थे। इस वजह से उनके प्रोडक्ट के बारे में सभी लोगों को पता चलता।